दोस्तों, आज हम अध्याय 2 मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में वह कौन कौन से प्राकृतिक विभाग हैं जिनके अंतर्गत हम अपने मध्य प्रदेश को और अच्छे ढंग से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानने का प्रयास करते हैं। भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को निम्न प्रदेशों व उप प्रदेशों में बांटा जा सकता है। देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से उप प्रदेशों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, पूर्वी पठार और बघेलखंड, जिसको हम बघेलखंड का पठार भी कहते हैं, पूर्वी पठार। जिसमें देखते हैं दोस्तों कि मध्य उच्च प्रदेश में मध्य भारत का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, मालवा का पठार आता है, रीवा पन्ना का पठार आता है और नर्मदा सोन घाटी आती है। दोस्तों, उच्च मध्य प्रदेश में मध्य भारत का पठार, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। बुंदेलखंड के पठार को पढ़ेंगे, मालवा के पठार और रीवा पन्ना और नर्मदा सोन घाटी के चित्र के माध्यम से भी आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो होती है, जिसमें बरधा, पूर्णा, ताप्ती, तवा, देनवा, बेनगंगा, पेंच आदि नदियों का संगम होता है, आदि नदियां आती हैं, वहां पे सतपुड़ा मैकल श्रेणी कहलाती है। पूर्वी पठार, जिसको बघेलखंड का पठार कहते हैं, जिसमें जिले कौन कौन से आते हैं दोस्तों? शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और भी जिले इनमें आते हैं पूर्वी पठार पे। प्रदेश के प्राकृतिक विभाग का विवरण निम्नानुसार है। हमें आज अभी देखते हैं दोस्तों, इसमें विंध्य कगारी प्रदेश, विंध्यन कगारी प्रदेश मध्य प्रदेश के मध्य उत्तर जो है वह 23 अंश 10 मिनट से 25 अंश 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 अंश 4 मिनट से 82 अंश 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह पठार फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। यह 300 से 600 मीटर यह अपने जमीनी तल से लेकर इसकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर की है दोस्तों। क्षेत्रफल कितना है इसका? 31,954.8 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश का यह जो भाग है विंध्य कगारी प्रदेश मित्रों, 10.37% इसका टोटल ये विंध्य कगारी प्रदेश पूरा करता है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में। इसका इतिहास जानने का हम प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि प्रारंभिक ज्ञात है वंश। प्रारंभिक ज्ञात यानी हमको जानकारी जो वंश की मिली उस वंश को हम ज्ञात वंश कहते हैं। है वंश, जिसने कालिंजर 249 ईसा पूर्व ईस्वी में को राजधानी बनाया था। कालिंजर ने इसको है वंश के कालिंजर स्थान को है वंश ने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। तत्पश्चात गुप्त वंशियों का शासन रहा। गुप्त शासक यहाँ पे शासन करे। है वंशियों को यशोवर्मन चंदेल जो कि खजुराहो ने हराया था। खजुराहो जो यशोवर्मन चंदेल ने खजुराहो का निर्माण कराया, उसने हराया था है वंशियों को। तो 925 से 955 ईस्वी, किंतु 12वीं शताब्दी तक है बने रहे। 14वीं शताब्दी में कालिंजर को बुंदेलों ने जीता। किन्ने जीता? बुंदेलों ने जीत लिया। कालिंजर को किन्ने जीत लिया? बुंदेलों ने जीत लिया। वह छत्रसाल बुंदेला पन्ना रियासत के प्रतापी राजा बने। छत्रसाल बुंदेला जो थे पन्ना रियासत के क्या बन गए? वो प्रतापी राजा बन गए। 1948 में विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया का मतलब वो बना, उसको बनाया गया। 1948 में विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, जिसे 1956 में मध्य प्रदेश में मिलाया गया। किसमें मिला दिया गया दोस्तों? विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश से। इसमें जिले कौन कौन से आ जाते हैं दोस्तों? रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर की रहली तथा बंडा तहसीलें इसमें शामिल है। नदियां कौन कौन सी है मित्रों? यहाँ पे केन है, सोनार है, टोंस है, बीहड़ है, ब्योरमा है, सतना आदि यहाँ की नदियां कौन कौन सी? केन, सोनार, टोंस, बीहड़, ब्योरमा, सतना आदि यहाँ की नदियां। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तक यहाँ पर होता है दोस्तों। सबसे न्यूनतम तापमान 8 डिग्री। खनिज सतना, चूना उत्खनन व बॉक्साइट यहाँ पे है। कोरंडम जैसे रीवा में पाया जाता है, जिप्सम रीवा में है। हीरा पन्ना जिले की मझगवा रमखेड़िया खदान में हीरा पाया जाता है। और यहाँ के पर्यटन स्थल है चचाई, बहुटी, केवटी प्रपात, भरहुत स्तूप सतना में, अशोक मौर्य कालीन है तथा चित्रकूट व मैहर पवित्र नगर यहाँ के हैं। टोंस में बिहार प्रपात है। दोस्तों, मालवा के पठार को पढ़ने से पहले हम चित्र के माध्यम से कुछ चीजें समझने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग
कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ऊपर है बुंदेलखंड, इसी के बाजू में मध्य भारत का पठार है, यहाँ पे मालवा का पठार है, यहाँ नर्मदा सोन घाटी है, यहाँ सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, यहाँ पे देखें तो बघेलखंड है, और यहाँ विंध्यन कगार प्रदेश है। जो भी हमने विंध्य कगार प्रदेश हम जो पढ़ रहे थे दोस्तों, जिसकी 31,954 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें अपना आ जाता है यह पन्ना, सतना, रीवा, दमोह, ये जो सब एरिया जो आता है वह विंध्य कगार श्रेणी में आता है, जहाँ पे लाल मिट्टी है और लाल पीली मिट्टी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश का 10.36% यहाँ का क्षेत्रफल ये कवर करता है। इसी के बाद हम ये देखें तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर होती है। यहाँ के अक्षांश और देशांतर यहाँ पे लिखे हुए दोस्तों, आप आसानी से इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि कितना अक्षांश है कितना देशांतर है, और यह 7.79% भूभाग मध्य प्रदेश का पूरा करता है। जैसे मध्य भारत के पठार को हम देखें तो मध्य भारत का पठार जिसकी चोटी कितनी है 300 से 500 मीटर ऊंचा पठार है ये, और इसके यह मध्य प्रदेश का 10.7% भाग को पूरा करता है। जैसे मालवा के पठार को हम देखें तो यह सिगार चोटी यहाँ पे है 881 मीटर की है, और यह अपना जो मालवा का पठार है यह काफी एरिया में फैला हुआ है। इसी के बाद हम यहाँ पे देखें दोस्तों तो बुंदेलखंड का जो पठार आता है, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार जो है कि यह 2500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह हम देख सकते हैं कि उमरिया, शहडोल और अनूपपुर और सिंगरौली सीधी, यह जो यहाँ का जो एरिया है यह इसको कवर करता है, यह बघेलखंड का पठार है। इसी के बाद हम देखें नर्मदा सोन घाटी, तो यह जो पूरा एरिया जो दिख रहा है आपको, यह नर्मदा सोन घाटी का एरिया है, और इस घाटी एरिया में लगभग 15 जिले सम्मिलित हैं, जिसको 86 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर यह कवर करता है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी, यहाँ से सतपुड़ा श्रेणी गई है जो कि बैतूल जिले से होते हुए जाती है, जिस पर लगभग कुल 11% भाग यह मध्य प्रदेश का पूरा करता है, और यह 34,000 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। दोस्तों हम ये देखें कि यहाँ जैसे हम सिंगरौली जिले से इधर झाबुआ अलीराजपुर तक आते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दूरी है 870 किलोमीटर है। और यदि हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चले, हम उत्तर से ये दक्षिण की तरफ नीचे की साइड में आते हैं, उत्तर से नीचे साइड दक्षिण की तरफ आते हैं, तो यह 605 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसी प्रकार इसके एमपी की अक्षांश टोटल 84 अंश से 37 अंश 6 मिनट है, और देशांतर 74 अंश से 82 अंश 48 मिनट है दोस्तों। इसी प्रकार हम यहाँ अब पढ़ना चालू करते हैं। अपना मालवा का पठार है। मालवा के पठार में कौन कौन सी चीजें जो फेमस है उनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। मालवा का पठार प्रदेश के पश्चिमी भाग में लावा मिट्टी, दक्कन ट्रैप चट्टानों से निर्मित है। यह कौन सी चट्टानों से निर्मित है दोस्तों? मालवा का पठार दक्कन ट्रैप चट्टानों से निर्मित है, जिसको लावा मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? लावा के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी लावा मिट्टी कहलाती है। नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी से पूर्व में अशोकनगर से पश्चिम में मंदसौर तक। कहां से कहां तक दोस्तों? विंध्याचल जो घाटी है श्रेणी में अशोकनगर से पश्चिम में और मंदसौर तक 74 अंश 17 मिनट और 79 अंश 20 मिनट पूर्वी देशांतर, और 20 अंश 17 मिनट से 25 अंश 8 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में यह स्थित है। इसका मालवा के पठार का इतिहास को हम जानते हैं दोस्तों, तो यह देखें कि मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग, जो मौर्य युग था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बात हो रही है यहाँ पे, मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका, जिसकी राजधानी उज्जैन बनाया गया था, कहलाता था। इसे पूर्वी भाग अकरा, राजधानी विदिशा थी। इसका पूर्वी भाग क्या कहलाता था? अकरा, और पश्चिमी भाग अवंतिका जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और पूर्वी भाग जिसकी अकरा राजधानी विदिशा थी। मालवा का नामकरण अत्यंत पुरा ऐतिहासिक जाति मालव जो जाति थी उस समय पूरा ऐतिहासिक काल में मालव जाति, जिसका मूल निवास पंजाब में चिनाव तथा रावी नदियों के बीच रेचना दोआब में था। कहाँ पे था इनका मालव का? वह मालवा जो आके बस गए यहाँ पे, मालव समाज के जो लोग थे मालव जाति के नाम पर मालवा पड़ा। इन्हीं मालव जाति के लोगों ने 6ठी शताब्दी में यहाँ सत्ता स्थापित की थी। क्या स्थापित की थी दोस्तों? सत्ता स्थापित की थी। बाद में परमार, मुस्लिम, सूरी एवं खिलजी तथा मुगल शासकों ने यहाँ राज किया। 18वीं सदी में पेशवाओं ने, तत्पश्चात पेशवाओं को हराकर अंग्रेजों ने 1818 में सत्ता स्थापित की। पेशवाओं को हराकर, पेशवा बहुत ही क्रूर शासक हुआ करते थे दोस्तों। यह पेशवा
वर्ण व्यवस्था की चरम सीमा को पार कर रहे थे। यह शूद्रों को बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे और शूद्रों ने 1818 में वह जो लड़ाई हुई थी भीमा कोरेगांव की, उस लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देकर महारों ने किनको हराया था, पेशवाओं को हराकर अंग्रेज की यहाँ पर सत्ता स्थापित हुई थी। यहाँ की रियासतों को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, जो 1956 राज्य पुनर्गठन में मध्य प्रदेश में सम्मिलित हुआ है। क्षेत्रफल देखें तो 88,222.2 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का 28.62%, यह सबसे ज्यादा भाग है दोस्तों, 28.62%, जो कि एक मालवा पठार से ही पूरा लगभग एक तिहाई भाग ये पूरा कर देता है। जिले यहाँ के कौन कौन से दोस्तों? 17 जिलों का पूर्ण आंशिक भाग आता है, जैसे मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, धार, गुना, रतलाम, झाबुआ, देवास, शाजापुर, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर व अलीराजपुर यहाँ के जो जिले हैं वो यहाँ पे इसमें सम्मिलित है, इस मालवा पठार पर। नदियां यहाँ की काली सिंध नदियां हैं, क्षिप्रा है, पार्वती है, चंबल है, बेतवा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। तापमान अधिकतम 40 अंश से न्यूनतम 10 से 12 अंश यहाँ न्यूनतम होता है। वर्षा 125 से 75 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों यहाँ पे। और वन भूमि यहाँ की कैसी है? 39 से 40% यहाँ की वन भूमि है। उद्योग यहाँ के प्रमुख कौन कौन से? नागदा में कृत्रिम रेशा उद्योग है, इंदौर, रतलाम, देवास, उज्जैन, भोपाल में सूती कपड़ा उद्योग है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भोपाल में है, पीथमपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग है दोस्तों। जैसे पर्वत देखें तो महू की जानापाव पहाड़ी, महू की जो जानापाव पहाड़ी है 854 मीटर ऊंचाई से चंबल नदी का उद्गम है। जैसे वांचू पॉइंट कहते हैं इसको, कौन सा पॉइंट कहते हैं दोस्तों? वांचू पॉइंट कहते हैं। कहाँ का है ये वांचू पॉइंट? महू की जानापाव पहाड़ी 854 मीटर में, चंबल नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है दोस्तों? सिगार चोटी, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। और 2012 में मंदसौर को पवित्र नगर घोषित किया गया था दोस्तों। आगे के अंक में हम बुंदेलखंड के पठार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यह जो जानकारी हमारे द्वारा चलाई जा रही है भाई, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं MPPSC के लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आपने यह जो जानकारी हमारे द्वारा चलाई जा रही है इसको ध्यानपूर्वक सुना, समझा और अपने जीवन में अमल करेंगे। आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।